गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट में हम चैप्टर 19 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मिट्टी। बच्चों सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक के बटन दबा दीजिए और बेल आइकन के बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। और बच्चों जो भी चैप्टर आप लोग पढ़ने में मिस कर दिए हैं, किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। जितने भी चैप्टर हम पढ़ चुके हैं सभी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं बच्चों, तो आप लोग बिल्कुल पढ़िए। बच्चों आज हमें पढ़ना है क्रियाकलाप 4, है ना। हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी की जल धारण क्षमता, है ना, ये जो हम बनाकर देखे थे कि कौन सी मिट्टी कितने जल को धारण कर लेती है, कौन सी मिट्टी अच्छी होती है जो जल को अधिक मात्रा में धारण करती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो चिकनी मिट्टी होती है, छन्ना पत्रक जिसमें हम कपास लगाए हुए हैं, कीप लगा हुआ है, और ये हमारा मापक सिलेंडर था, है ना। इसमें हम देखें कि कौन सी मिट्टी सबसे अधिक जल को धारण कर सकती है। तो ये मिट्टी जो है चिकनी मिट्टी, है ना, ये सबसे अधिक जल को धारण करने की इनमें क्षमता है। तो ये मिट्टी बहुत ही अच्छी होती है बच्चों, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है क्रियाकलाप 4। आवश्यक सामग्री में हम देखेंगे कड़े कांच की परख नली, सूखी मिट्टी, गर्म करने का साधन, माचिस। कड़े कांच की परख नली में सूखे मिट्टी लेकर गर्म करें, है ना। हम आवश्यक सामग्री में क्या क्या लिए हैं, कड़े कांच की परख नली लिए हैं, है ना, और सूखी मिट्टी लिए हैं, और गर्म करने का साधन आप ले सकते हैं। यहाँ पर हम माचिस लिए हैं, ठीक है। और कड़े कांच की परख नली में हम क्या करेंगे, सूखी मिट्टी लेकर गर्म करेंगे। क्या आपको परख नली की दीवार पर पानी की बूंदें दिखाई दी? यदि हाँ तो यह पानी कहाँ से आया? तो बच्चों क्या होता है कि पानी मिट्टी में जो है पानी वो अवशोषित किए रहते हैं, है ना, उनमें मिट्टी में पानी होता ही है। तो क्या होता है जब हम मिट्टी को गर्म करते हैं परखनली में डाल के, तो उनकी दीवारों पर, जो परखनली होती है, उनकी दीवारों पर पानी की बूंदें दिखाई देती है। तो ये पानी है वो कहाँ से आया? अब मिट्टी को परखनली से किसी प्लेट में निकालें। इसकी तुलना बिना गर्म की गई मिट्टी से करें तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। क्या दोनों मिट्टियाँ एक ही प्रकार की दिखाई दे रही हैं? मिट्टी में पानी की उपस्थिति उसे कौन कौन से गुण प्रदान करती है? इस गुण का पौधों के लिए क्या महत्व है? तो बच्चों जब क्या होता है, हम मिट्टी को गर्म करते हैं, है ना, तो उन मिट्टियों में जो उनका गुण होता है वो अलग हो जाता है, और जो मिट्टी पहले से जिसको हम गर्म नहीं किए हैं, उन मिट्टियों को देखने में दोनों में फ़र्क होता है ना। तो जो जिनमें मिट्टी पाया जाता है, पानी पाया जाता है जिस मिट्टी में, तो क्या होता है, मिट्टी को एक गुण प्रदान उसमें प्रदान होता है गुण, है ना। तो कौन से गुण प्रदान होती हैं, है ना, कौन से गुण प्रदान करती है पानी मिट्टी को, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है बच्चों, इसको आपको बताना है, ठीक है, कि इस गुण का जो महत्व होता है पौधों के लिए क्या महत्व है, और मिट्टी में जो पानी होता है, पानी की उपस्थिति उन्हें कौन से गुण प्रदान करते हैं, और दोनों जो मिट्टियाँ होती हैं वो एक ही प्रकार की दिखाई दे रही हैं या अलग अलग दे रही हैं, तो ये आप लोगों को बताना है बच्चों। वैसे तो मैं बता देती हूँ कि दोनों मिट्टियाँ जो है एक ही प्रकार की नहीं दिखाई देती हैं। जो मिट्टी गर्म किए जाते हैं तो उनमें से वो पानी क्या होता है, निकल जाता है, तो मिट्टी का जो कलर है वो चेंज होता है, और भी उनमें जो भिन्नताएं देखी जा सकती है। तो इनको आपको बताना है कि कौन कौन सी भिन्नताएं देखी जा सकती है, उनका पौधों के लिए कौन सा महत्व है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्रियाकलाप 5। क्रियाकलाप 5 में हम देखते हैं आवश्यक सामग्री में हम ढक्कन सहित 2 बोतलें लेंगे, है ना। जिन बोतलों का ढक्कन होगा उन ढक्कन सहित हम लेंगे, और रुई लेंगे, धागा लेंगे, 2 विभिन्न स्थानों से एकत्रित किए गए मिट्टी के नमूने लेंगे, रेत, बगीचे, खेत या अन्य किसी जल स्रोत के किनारे की मिट्टी लेंगे, है ना, और फिनोलेप्थिलीन लेंगे, कास्टिक सोडा लेंगे और पानी लेंगे। तो बच्चों इतना हम आवश्यक सामग्री में लेंगे। आप सभी जानते हैं कास्टिक सोडा और फिनोलेप्थिलीन, जिसे डामर गोली भी कहा जाता है।
ढक्कन सहित 2 बोतलें लेकर इन्हें अ, ब नामांकित करें। उन्हें हम नाम दे देंगे बच्चों, 2 बोतल लेंगे और एक बोतल का नाम अ दे देंगे, एक बोतल का नाम ब दे देंगे। बोतल अ में थोड़ी नम मिट्टी, है ना, जिनमें नमी यानी कि हल्की फुल्की उनमें पानी हो, है ना, जिनमें नमी हो, तो नमी मिट्टी लेंगे, एक में नम मिट्टी लेंगे और एक बोतल ब में थोड़ी रेत लेंगे, है ना, रेत वाली मिट्टी लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम रेत एक में लेंगे और एक में नम मिट्टी लेंगे, तो क्या होता है, लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर लंबाई वाले धागे के 2 टुकड़े लें। क्षारीय फिनोलेफ्थलीन के घोल से भीगी रुई को धागे के दोनों सिरों पर बांधकर दोनों बोतलों में इस प्रकार लटकाएं कि धागे का एक सिरा बोतल के अंदर तथा दूसरा सिरा बाहर रहे। दोनों बोतलों के ढक्कन कसकर बंद कर दें। चित्र 19.8। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो मिट्टी लिए हुए हैं, अ में हम नम मिट्टी लिए हुए हैं, ब में हम रेत वाली रेत लिए हुए हैं, है ना, इसमें रेत है और इसमें मिट्टी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक धागा जो लिए हुए हैं बच्चों, तो इसमें क्या किए हैं, इसे अ नाम और इसे ब नाम दे दिए हैं और क्या किए हैं कि दोनों सिरों पर बांध कर दोनों बोतलों में से इस प्रकार हमें लटकाना है इस धागों को कि सिरा बोतल, एक सिरा क्या होगा बोतल के अंदर और एक सिरा बोतल के बाहर, दोनों में आप लोग देख रहे हैं। लगभग 4 से 5 घंटे बाद अवलोकन कर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट में है दोनों बोतलों के अंदर की रुई के रंग की तुलना बोतलों के बाहर की रुई के रंग से करें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक बोतल के बाहर में है जो धागा और रुई लटकाया हुआ है और एक अंदर में है, तो दोनों में हमें क्या करना है, डिफरेंस देखना है बच्चों की, क्या भिन्नताएं पाई जा रही हैं उन्हें देखना है। तो रंगों की तुलना हम करते हैं, तो देखिए आप लोग देख सकते हैं जो मिट्टी वाले बोतल में डाले गए जो एक धागा है जिसमें रुई लगा हुआ है उनका रंग उड़ गया है ना। तो ब में देखते हैं बोतल अ तथा ब के अंदर की रुई के रंग में क्या परिवर्तन हुआ है। बोतल अ के अंदर की रुई के रंग में परिवर्तन का क्या कारण है। आप लोग देख सकते हैं अ में क्या हुआ है, जो अंदर में जो रुई है इसका कलर चेंज हो गया है बच्चों, तो ये किस कारण से परिवर्तन हुआ है। इस क्रियाकलाप के आधार पर कहा जा सकता है कि मिट्टी में सूक्ष्म जीव उपस्थित हैं जो श्वसन क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। तो बच्चों ये क्रियाकलाप जो क्रियाकलाप करते हैं हम, इससे ये पता चलता है कि जो क्रियाकलाप जो मिट्टी होती है, मिट्टी में क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं, है ना, बहुत ही सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं और वह जो जीव होते हैं वो श्वसन की क्रिया करते ही हैं। तो ये श्वसन की क्रिया द्वारा क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, है ना। तो इस कारण से क्या होता है, ये रुई का जो कलर है इसमें परिवर्तन देखा गया है और ये जो रुई है इसका कलर क्या होता है, क्षारीय फिनोलेफ्थलीन के घोल में भिगोए थे इसलिए कलर फुल था, पर क्या हो गया बाद में कलर बोतल का उड़ जाता है। तो किस कारण से होता है, और यहाँ पर देखिए इसका कलर चेंज नहीं हुआ है ब बोतल में, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें रेत है और रेत में सूक्ष्मजीव उपस्थित नहीं है जो कि श्वसन की क्रिया करें, है ना, और मिट्टी में सूक्ष्मजीव होते हैं जो कि श्वसन की क्रिया करते हैं और इसका रंग चेंज हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि कलर क्यों चेंज हुआ, किस कारण से हुआ। अब हम देखेंगे 19.8 मिट्टी और फसलें। बच्चों यहाँ पर हम मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे और फसल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए भारत में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। मिट्टी के घटक सम्मिलित रूप से किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाली वनस्पति और फसलों का निर्धारण करते हैं। निर्धारण यानी कि बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं भारत में बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र हैं, है ना, और अलग अलग प्रकार की मिट्टी भी पाई जाती हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। जो मिट्टी के घटक होते हैं सम्मिलित रूप से किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाली जो वनस्पति होती हैं, वनस्पति यानी कि जो फसल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, है ना, तो फसलों का निर्धारण करते हैं। कौन निर्धारण करता है, यही मिट्टी, कि कौन सी मिट्टी में कौन से फसल अच्छे से वृद्धि करते हैं, कौन से फसल अच्छे से वृद्धि नहीं करते हैं, इसका निर्धारण करते हैं ये मिट्टी, है ना। तो देखते हैं चिकनी और दोमट मिट्टी दोनों ही धान, गेहूं और चने जैसे फसलों के लिए उपयुक्त हैं, है ना।
जो चिकनी मिट्टी होती है बच्चों, जो कि दोमट मिट्टी होती है, ये क्या करते हैं, पानी का जो ऑब्जर्व करते हैं पानी को बहुत ही अधिक मात्रा में, है ना। तो पानी को एब्जॉर्व करते हैं, इसलिए बहुत ही अच्छी मिट्टी होते हैं, अधिक मात्रा में एब्जॉर्व करते हैं, सोखते हैं पानी को। तो ये मिट्टी क्या होता है, धान और गेहूं और चने के लिए, है ना, इन फसलों के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी होते हैं, है ना, जो कि हमारे भारत में पाए जाते हैं बच्चों। और देखिए, इनमें से ऐसी मिट्टी की जल धारण क्षमता अच्छी होती है। मसूर और अन्य दालों के लिए दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो जो मसूर होता है, ये दाल होते हैं, और भी अन्य दाल होते हैं, अरहर दाल होते हैं, उड़द दाल होते हैं, मूंग दाल होते हैं, है ना। तो मसूर दाल भी आप लोग जानते हैं। तो ये सभी दालों के लिए क्या होता है, जो दोमट मिट्टी होता है, इनकी आवश्यकता होती है। इन सभी दालों को उगने के लिए फसल अच्छे से फसल हो, है ना, इन फसलों के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिनमें से जल निकासी आसानी से हो जाती है। कपास के लिए रेतीली दोमट मिट्टी, जो कपास होता है आप लोग जानते हैं, कपास से हमें कपास के जो रेशे भी प्राप्त होते हैं, कपास से हमें रुई भी प्राप्त होती है ना। कपास से रेशे भी प्राप्त किया जा सकता है बच्चों, और कपास एक प्रकार से क्या है, रुई का पौधा होता है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे जो कपास के लिए जो रेतीली दोमट मिट्टी होती है, वो अधिक उपयुक्त होती है ना, जिसमें रेत की मात्रा अधिक हो मिट्टी में, उनके लिए कपास के लिए रेतीली मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। तो इनमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है, और यह पर्याप्त मात्रा में वायु को क्या करते हैं, धारण करते हैं। गेहूं जैसी फसलें ज़्यादातर चिकनी मिट्टी में उगाई जाती है ना। जो गेहूं है, इनकी फसलें कहाँ पर उगाई जाती है, ज़्यादातर चिकनी मिट्टी में उगाई जाती है, क्योंकि यह ह्यूमस से भरपूर तथा अत्यधिक उर्वर होती है। शिक्षकों, माता पिता और अपने क्षेत्र के किसानों से वहाँ की मिट्टी के प्रकारों और उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। उपलब्ध जानकारी को सारणी 19.3 को कॉपी में बनाकर लिखिए। तो यहाँ पर हम देखें बच्चों कि किस प्रकार से जो गेहूं होते हैं, धान होते हैं, इनके लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी होती है, जो दोमट मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, बहुत ही उपयुक्त होती है। इसलिए हमारे जो छत्तीसगढ़ में बच्चों ये चिकनी मिट्टी पाई जाती है, दोमट मिट्टी पाई जाती है, जिसके कारण से धान की खेती बहुत ही अधिक मात्रा में होती है, गेहूं की खेती अधिक मात्रा में हो पाती है। जो दाल वाले पौधे हैं, इनकी मात्रा अधिक मात्रा में फसल हो पाती है, उगाए जाते हैं, उत्पाद अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो हमारे जो छत्तीसगढ़ में बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि ये चिकनी मिट्टी पाई जाती है, जिनके कारण से हमें जो धान है, गेहूं है, इन सभी की जो मात्रा है हमें पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है, उत्पाद हमें पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। यहाँ पर हम देखेंगे सारणी क्रमांक 19.3, जिसमें मिट्टी का प्रकार हमें लिखना है। जैसे कि फर्स्ट में लिखा हुआ है चिकनी, है ना। तो उगाई जाने वाली जो फसल है चिकनी मिट्टी में, कौन सी फसल उगाई जाती है, तो गेहूं। इसी प्रकार से आपको ये भी आप लोगों का होमवर्क है बच्चों, ये सारणी को बिल्कुल आपको बनाना है। इसमें और भी मिट्टी जैसे रेतीली मिट्टी आप लोग लिख सकते हैं, और भी दोमट मिट्टी वगैरह लिख सकते हैं, और आपको बताना है कि इन मिट्टियों में कौन से फसल उगाए जाते हैं, इनको बताएंगे। बहुत ही ईजी है, इसको आप लोग पढ़ भी चुके हैं, अभी जस्ट हम पढ़े हैं, तो आप लोग बताएंगे। अब हम देखते हैं बच्चों 19.9 मिट्टी का अपर्दन, है ना। अपर्दन किसे कहा जाता है, यानी कि जो मिट्टियों का हानि होता है, नुकसान होता है, उसे ही क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। तो मिट्टी का अपर्दन हम देखेंगे, जो हानि होता है, मिट्टी का क्षय होता है ना। तो क्रियाकलाप 6 के द्वारा हम समझेंगे। आवश्यक सामग्री में हम 2 छोटे गमले या 2 छोटी टोकरियां लेंगे, बीज लेंगे, जिसमें बीज हम चना, सरसों या फिर गेहूं का ले सकते हैं, ठीक है, और पानी लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग डायग्राम भी देखते चलेंगे बच्चों। इस प्रकार से हमें 2 छोटे गमले लेने हैं, या फिर टोकरियां भी ले सकते हैं। मिट्टी एकत्रित कर दोनों गमलों या टोकरियों में बगीचे की मिट्टी भर दें, है ना। इन दोनों गमलों में हमें क्या करना है, मिट्टी भरना है। कौन सी मिट्टी भरना है, आप लोग अपने बगीचे की मिट्टी भर सकते हैं। तो दोनों गमलों में हमें मिट्टी भर देना है। एक गमले
में बीज अंकुरित करें, है ना। इस गमले में आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार से हम क्या किए हैं, बीज को अंकुरित किए हैं। दूसरे में बीज ना बोएं, इसमें हम बीज नहीं बोए हुए हैं, है ना। 6-7 दिनों में पहले गमले में अंकुरित बीजों से उत्पन्न पौधे कुछ बड़े हो जाएंगे। गमलों को कुछ तिरछा कर इस प्रकार रखें कि गमले से बहकर निकली मिट्टी गमले के आसपास या पात्र में इकट्ठा हो। चित्र 19.9 में देखेंगे। अब दोनों गमलों में धीरे धीरे बराबर मात्रा में पानी डालें। अवलोकन कर बताएं कि किस गमले से कम मिट्टी बह कर निकली और क्यों। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बच्चों, डायग्राम में स्पष्ट है कि किस गमले से मिट्टी अधिक मात्रा में निकली है और किस गमले से मिट्टी कम मात्रा में निकली है। यानी कि मिट्टी का जो अपरदन है वो इस गमले से ज़्यादा अधिक हुआ है बच्चों और इस गमले से कम हुआ है। तो देखिए ये किस कारण से हुआ है, जो मिट्टी का अपरदन है वो इस गमले से अधिक मिट्टी का अपरदन क्यों हुआ है, और इस गमले में जिसमें हम बोए हैं, बीज बोए थे, तो इस गमले से मिट्टी का अपरदन कम है, तो क्यों है, इनका कारण भी हम देखते हैं बच्चों। पौधों की जड़ें मिट्टी को क्या करती है, बांध कर रखती हैं, है ना। तो जो पौधों की जड़ें होती हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी को बांधे रखती हैं, अपने में जकड़े रहती हैं, बांधे रखती हैं। मिट्टी की ऊपरी सतह में अधिकांश पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, है ना। जो मिट्टी की ऊपरी सतह होती है, सबसे ऊपरी वाली भाग, उसमें क्या होता है, अधिकांश पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, जिसके कारण मिट्टी उपजाऊ होती है। तेज हवा और बारिश इस उपजाऊ सतह को बहा ले जाती है ना। बहुत अधिक तेज हवा आया या फिर बहुत अधिक पानी आया तो क्या करता है, जो मिट्टी के ऊपर में उपजाऊ शक्ति जो रहता है मिट्टी का, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाया जाता है, वो बारिश और हवा की वजह से क्या होता है, वो उड़कर किसी और जगह पर चला जाता है या बह जाता है ना। मिट्टी की इस उपजाऊ ऊपरी परत का नुकसान मिट्टी का अपरदन कहलाता है। तो मिट्टी का अपरदन किसे कहा जाता है, इसी को कहा जाता है जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति होती है, जो ऊपरी परत में पाई जाती है, तो उपजाऊ ऊपरी परत का नुकसान ही मिट्टी का अपरदन कहलाता है बच्चों। ठीक है, तो मिट्टी का अपरदन किसे कहा जाता है, जो मिट्टी का क्षय होता है ना, यही मिट्टी का नुकसान या फिर अपरदन कहलाता है। तो देखिए, अपरदन से उपजाऊ मिट्टी के नष्ट होने के अलावा और भी नुकसान होता है। तो अपरदन से उपजाऊ जो मिट्टी में पाए जाते हैं, उपजाऊ शक्ति पाए जाते हैं, वो नष्ट होता है। इसके अलावा भी नुकसान होता है, और भी नुकसान होता है। तो कौन कौन से नुकसान होते हैं आइए देखते हैं। हवा और पानी के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी तालाबों, नदियों और झीलों में गाद के रूप में जमा हो जाती है। तो क्या होता है, जो हवा और पानी के द्वारा बहा कर लाई गई जो मिट्टी होती है वो कहाँ पर जाकर जमा होती है, तालाबों में जमा होती है, नदियों में जमा होती है और झीलों में जमा होती है। और किस रूप में जमा होती है, गाद के रूप में जमा हो जाती है, जिससे जल स्रोतों की गहराई कम हो जाती है ना। ये जो बहा कर ले जाती है, इससे के कारण क्या होता है, जो नदी होते हैं, तालाब होते हैं, इनके जो गहराई होती है वो कम होते जाती है, क्योंकि ये जाकर जमती जाती है, इनकी परत जो है जाकर वहाँ पर जम जाती है, जिससे कि क्या होता है, गहराई कम हो जाता है, किसका, तालाब का, नदियों का, झीलों का। और बाढ़ आने की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। मिट्टी के अपरदन, जब गहराई कम होगी तो पानी कहाँ जाएगा बच्चों, पानी तो बहेगा ना, फिर बाहर पूरे फिर शहर में फैलने लगेंगे, पूरे बस्तियों में फैलने लगेंगे, मोहल्ला में फैलने लगेगा पानी, है ना। तो इससे क्या होगा, बाढ़ आ जाएगा। जब गहराई कम होगा, बांधों का गहराई कम हो जाएगा, तालाब का, नदियों का गहराई कम हो जाएगा, तो क्या होगा, फिर बाढ़ आने लगेंगी। और बाढ़ जब आएंगी तो ये सारे पानी कहाँ जाएंगे, सारे पानी मोहल्ले में जाएंगे, पूरे घरों को तबाह कर देंगे, है ना, पूरे घरों को नष्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से जो है बच्चों, बहुत संकटों का सामना करना पड़ता है ये मिट्टी के अपरदन के कारण। तो मिट्टी के अपरदन से पानी की भूमि में नीचे जाने की जो क्रिया होती है वो भी कम हो जाती है ना। बाढ़ की संभावना भी बढ़ जाती है। साथ ही साथ क्या होता है, मिट्टी के जो अपरदन होते हैं, मिट्टी के अपरदन से पानी के भूमि में नीचे जाने की जो क्रिया होती है, जो पानी है वो क्या होता है, मिट्टी के जो अपरदन से होता है, जो पानी है वो पानी के भूमि में नीचे जाने की जो क्रिया होती है वो कम हो जाती है। इससे सूखा पड़ने का खतरा भी क्या होता है, बढ़ जाता है ना। अब आप समझ सकते हैं कि
मिट्टी के अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो बच्चों मिट्टी के अपरदन को किस प्रकार से रोका जा सकता है? बिल्कुल आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, इसी प्रकार से रोका जा सकता है। अधिक से अधिक हमें पौधा लगाना चाहिए, यानी कि पौधारोपण करना चाहिए, फसल उगाने चाहिए जो कि मिट्टियों को बांध रखे और मिट्टियों का अपरदन ना हो। मनुष्य ने अपनी कुछ क्रियाओं द्वारा मिट्टी के अपरदन को तीव्र किया है ना। अब आप समझ सकते हैं बच्चों कि क्या होता है, कि आप समझ सकते हैं कि मिट्टी के अपरदन को किस प्रकार से रोका जा सकता है। तो बिल्कुल इस प्रकार से हम रोक सकते हैं कि मनुष्य ने अपनी कुछ क्रियाओं द्वारा मिट्टी के अपरदन को तीव्र किया है ना। जैसे कि देखो जंगलों की कटाई, इसके वजह से क्या हुआ है, अपरदन बढ़ गया है। जंगलों की कटाई हो रही है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, तो इससे मिट्टी का अपरदन अधिक हो रहा है। अत्यधिक पशु चराई की जा रही है, निर्माण कार्य के लिए भूमि को खोदा जाना, है ना। अत्यधिक कृषि, मनुष्य द्वारा अपने उपयोग हेतु मिट्टी का दोहन, जैसे बजरी, रेत, ईंटें, खनिज हेतु भूमि की खुदाई की जा रही है आदि से मिट्टी के अपरदन को बढ़ावा मिल रहा है। तो इससे जो बढ़ावा है बच्चों, इसको कैसे कम किया जा सके, जो मिट्टी के अपरदन को किस प्रकार से कम किया जा सके, तो इसके लिए हमें उपाय करना है। ये सारे जो चीज़ें हैं, जंगलों की कटाई हो रही है उसको क्या करना है, हमें रोकना है। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना है, पौधे लगाना है, जिससे कि मिट्टी को बांधे रखें पौधों की जड़ें, और मिट्टियों का अपरदन ना हो और बाढ़ ना आए, संकट ना आए हमारे क्षेत्र में। अत्यधिक पशु चराई जो होती है, इन पे हमें रोक लगाना चाहिए, है ना। जो हम अपने निर्माण कार्य के लिए भूमि को खोदा जाता है, ठीक है। तो और अत्यधिक कृषि कार्य, जो कृषि है मनुष्य द्वारा अपने उपयोग हेतु भूमि का जो दोहन कर रहे हैं, इसको कम करना है, इनको बढ़ावा नहीं देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कुछ रोक सकते हैं बच्चों। हम ही क्या करते हैं, मिट्टी का अपरदन करते हैं, और हम चाहें तो मिट्टी का अपरदन को रोक सकते हैं, हम ही रोक सकते हैं। यहाँ पर देखिए 19.10 में मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है ना। एक प्रकार से मिट्टी क्या है, हमारा एक प्राकृतिक संसाधन है। तो बच्चों मिट्टी का जो प्राकृतिक संसाधन है, इसके बारे में आप लोग भी कुछ अपने शब्दों में लिखकर बताएंगे कि मिट्टी का प्राकृतिक संसाधन क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है ना, क्या है। तो इसके बारे में आप लोग अपने शब्दों में बताएंगे। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं बच्चों, मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन डिटेल में। बाकी आप लोग अपने शब्दों में बताइए पहले कि आप लोग क्या समझते हैं प्राकृतिक संसाधन से। होमवर्क आप लोगों को बता दिया गया है बच्चों, बिल्कुल आप लोग वो होमवर्क को बनाएं। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या दोनों मिट्टियाँ एक ही प्रकार की दिखाई दे रही हैं। मिट्टी में पानी की उपस्थिति उसे कौन कौन से गुण प्रदान करती है, इस गुण का पौधों के लिए क्या महत्व है ना। ये 3 क्वेश्चन। और आपको बताना है सारणी क्रमांक 19.3, जिसमें मिट्टी का प्रकार लिखना है। चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, और भी जितने प्रकार के होते हैं आप लोग लिख सकते हैं, है ना। 3, 4, 5 प्रकार की मिट्टियों का नाम लिख सकते हैं। और उन मिट्टियों में उगाए जाने वाली जो फसल होती हैं, कौन कौन सी फसल होती हैं, उन मिट्टी के अकॉर्डिंग, यानी कि मिट्टी के आधार पे फसल उगाए जाते हैं, आप सभी को पता है बच्चों। तो उनको आपको बताना है। और एक बताना है कि आपको मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है, तो इनको अपने शब्दों में बताना है, ठीक है। इतना आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग बताएंगे। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं बच्चों मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन के बारे में, ठीक है बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।